हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का क्रेजी जीके ट्रिक के डेली करंट अफेयर की सीरीज में स्वागत है। तो आइए सेशन को स्टार्ट करेंगे। 20 नवंबर के सभी करंट अफेयर को आज के सेशन में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। एक एक फैक्ट, एक एक क्वेश्चन को ध्यान से सुनिए, एंड तक वीडियो को देखिए। पीडीएफ आपको क्रेजी जीके ट्रिक के एप्लीकेशन पर मिलेगी, तो वहां पर जाकर आप इसे फ्री ऑफ कॉस्ट कलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, एंड तक बने रहिएगा, आराम से पूरे सेशन को देखिए। 20 नवंबर के करंट अफेयर में सबसे पहला करंट अफेयर ये रहा आपके सामने, इंपॉर्टेंट है, नोट कीजिएगा। नवंबर 2024 में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? देखिए, सीएजी की यहां पर बात हो रही है, आपको पता होना चाहिए इनके बारे में। अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अगर हम देखते हैं तो भारतीय संविधान के भाग 5 में आर्टिकल 148 से 151 तक के जो प्रावधान है, जो आर्टिकल है, वो सीएजी के बारे में बात करते हैं। और इसमें से आर्टिकल 148 सीएजी की नियुक्ति के बारे में प्रावधान करता है। सीएजी की बात करें तो भारत में संचित निधि का संरक्षक माना जाता है सीएजी को, और इनकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। सुप्रीम कोर्ट के जजेस के समान इनका पद होता है। हाल ही में भारत के नए सीएजी मतलब कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल के रूप में अपॉइंट किए गए के संजय मूर्ति। आंसर हो जाएगा आंसर ए। यहां पर आप देखेंगे के संजय मूर्ति भारत के हाल ही में नए सीएजी के रूप में अपॉइंट किए गए। ठीक है, सीएजी के रूप में अभी तक कौन कार्य कर रहा था? तो सीएजी के पद पर अभी तक गिरीश चंद्र मुर्मू थे। ओके, गिरीश चंद्र मुर्मू की बात करें तो 20 नवंबर को इनका कार्यकाल समाप्त हो रहा है। आज गिरीश चंद्र मुर्मू का कार्यकाल समाप्त हो जाएगा। 8 अगस्त 2020 में इनकी सीएजी के रूप में नियुक्ति की गई थी, और अब इनके कार्यकाल खत्म होने के बाद नए सीएजी अपॉइंट किए गए हैं आईएएस अधिकारी, जो कि हिमाचल प्रदेश कैडर के आईएएस अधिकारी हैं, के संजय मूर्ति। ठीक है, वैसे ये बिलोंग करते हैं आंध्र प्रदेश राज्य से, लेकिन इनका कैडर कौन सा है? तो ये हिमाचल प्रदेश कैडर है संजय मूर्ति का। ठीक है, भारत के नए सीएजी हाल ही में अपॉइंट किए गए। ठीक है, भारत के सीएजी के बारे में थोड़ा सा कैजुअल में आपको बता चुका हूं वैसे, लेकिन यहां पर आपको पता होना चाहिए कि भारतीय लेखा परीक्षा और भारत का जो अकाउंट्स डिपार्टमेंट है उसका प्रमुख होता है सीएजी। ठीक है, भारत में संचित निधि का संरक्षक माना जाता है सीएजी को। सीएजी भारत में फाइनेंशियल रिसोर्सेस की देखरेख करने का काम करता है, फाइनेंशियल रिकॉर्ड रखने का काम करता है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के भाग 5 में आर्टिकल 148 से लेकर 151 तक के प्रावधान सीएजी से संबंधित है। आर्टिकल पूछे जाते हैं तो आपको याद रखना चाहिए, एक बार मैं आपको आर्टिकल क्लियर कर देता हूं। आर्टिकल 148 में सीएजी की नियुक्ति, शपथ लेंगे प्रेसिडेंट के सामने और सेवा शर्तों की बात की गई है। यहां पर आर्टिकल 149 बहुत पूछा जाता है क्योंकि कंफ्यूज करता है। आर्टिकल 149 में सीएजी के पावर्स क्या क्या हैं और उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी या ड्यूटीज क्या क्या हैं, इनके बारे में उल्लेख किया गया है। क्या होता है, कभी कभी पूछ लिया जाता है कि सीएजी की पावर्स और ड्यूटीज का उल्लेख किस आर्टिकल में है, और स्टूडेंट जो होते हैं ना वो आर्टिकल 148 लगा कर आ जाते हैं। 148 में नियुक्ति, शपथ और सेवा शर्तों के बारे में प्रावधान है, लेकिन सीएजी की ड्यूटी और उनके पावर्स देखें तो 149 में उल्लेखित है। वह आर्टिकल 150 इतना नहीं पूछा जाता है। यह प्रोविजन करता है कि संघ और राज्यों के खातों का विवरण राष्ट्रपति की अनुमति से सीएजी के द्वारा रखा जाएगा, सीएजी की सलाह इसमें ली जाएगी। ठीक है, इसके अलावा आर्टिकल 151 पूछा जाता है। सीएजी जो अपनी रिपोर्ट तैयार करेगा वो राष्ट्रपति को सौंपेगा, प्रेसिडेंट को, क्योंकि प्रेसिडेंट ने ही सीएजी की नियुक्ति की है। तो प्रेसिडेंट को सीएजी अपनी रिपोर्ट सौंपेंगे आर्टिकल 151 के तहत, और राष्ट्रपति पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस में उस रिपोर्ट को प्रस्तुत करेंगे। तो भारत के हाल ही में नए सीएजी कौन नियुक्त किए गए? तो ये संजय मूर्ति है, याद रखिएगा। पहले सीएजी कौन थे? वी नरहरि राव, भारत के सबसे पहले सीएजी। ठीक है, तो सीएजी से जो भी फैक्ट पूछे जा सकते हैं वो यहां पर मैंने आपको क्लियर कर दिए। देखिए फ्रेंड्स, आप सभी को मैंने करंट अफेयर के वन स्टॉप सॉल्यूशन के बारे में कल मैंने आपको बताया था, आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है, वो 0 रुपीज उसका प्राइस रखा गया है, लेकिन आपको यहां पर 99 रुपीज पे करना होता है। और जैसे ही आप देखिए कोर्स को अवेल करेंगे वैसे ही आपका कूपन कोड एक्टिवेट हो जाएगा 24 आवर्स के अंदर अंदर।
OSS99 ये आपका कूपन कोड जनरेट हो जाएगा 24 आवर्स के अंदर जब आप इनरोल करेंगे करंट अफेयर के वन स्टॉप सॉल्यूशन में। और उसके बाद वो 99 रुपीज की आपकी जो डिस्काउंट है, जो छूट है, वो आपको अदर किसी भी कोर्सेस पर अप्लाई हो जाएगी। ठीक है, काफी सारा स्टडी मटेरियल मैंने आपको करंट अफेयर वन स्टॉप सॉल्यूशन में बताया था, है ना। इसके अलावा आपके लिए बहुत सारा बोनस कंटेंट भी है उसमें, जो कि आपको एग्जाम में बहुत ज्यादा मदद कर सकता है। देखिए, जैसे ही आप वेबसाइट पर या एप्लीकेशन पर जाएंगे तो आपको फाउंडेशन कोर्स वाला फोल्डर में यहां पर आपको दिखाई देगा ईयरली करंट अफेयर स्पेशल कोर्स। ठीक है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। हिंदी पर क्लिक करेंगे, व्यू डिटेल में जाएंगे तो देखिए आप कंटेंट में जब इंटर होंगे तो सारा कंटेंट मैंने आपको कल वैसे बता दिया था। लास्ट टाइम रिवीजन के बारे में बता दिया था, डिटेल करंट अफेयर के बारे में बता दिया था। बोनस कंटेंट में अगर आप जाएंगे तो देखिए आपको टॉपिक वाइज जितना भी करंट अफेयर है, फॉर एग्जांपल नोबेल प्राइज, है ना, हर साल दिए जाते हैं। इसके अलावा भारत रत्न अगर दिया जाता है, पद्म अवार्ड दिए जाते हैं, साहित्य अकादमी अवार्ड दिया जाता है, और जितने भी ऐसे मूवमेंट होते हैं, जितने भी ऐसे करंट अफेयर आते हैं, उन सभी का आपको जो सीरीज वाइज मतलब टॉपिक वाइज जो आपका करंट अफेयर है वो भी आपको बोनस कंटेंट के रूप में आपके कोर्स के अंदर आपको अवेलेबल हो जाता है। तो काफी सारा स्टडी मटेरियल है आपके लिए, फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप ज्वाइन कर सकते हैं इसे। आपके लिए जैसे ही आप अवेल करेंगे आपका 99 रुपीज का जो कूपन कोड है वो यहां पर एक्टिवेट हो जाएगा, याद रखिएगा। ये काफी स्टूडेंट को ये डाउट था तो यहां पर मैंने आपको क्लियर कर दिया है। उसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट आता है तो नीचे आपके लिए हेल्पलाइन नंबर है, उस पर कॉल कर लीजिए, व्हाट्सअप कर दीजिए, आपकी क्वेरी विद इन 48 आवर्स में सॉल्व हो जाएगी और आपका कूपन कोड अवेल करने के 24 आवर्स के अंदर एक्टिवेट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। 25 से 30 नवंबर 2024 तक आईसीए ग्लोबल कोऑपरेटिव कॉन्फ्रेंस 2024 का आयोजन कहां किया जाएगा? तो 25 से लेकर 30 नवंबर तक 2024 में अभी आईसीए ग्लोबल कोऑपरेटिव कॉन्फ्रेंस 2024 का आयोजन किया जाने वाला है। हाल ही में नई दिल्ली का जो भारत मंडपम, अधिकतर कार्यक्रम नई दिल्ली में भारत मंडपम में होते हैं, तो यहां पर आयोजित किया जाएगा इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस के द्वारा 25 से 30 नवंबर 2024 तक आईसीए ग्लोबल कोऑपरेटिव कॉन्फ्रेंस 2024 का आंसर ले लेते हैं। आयोजन कहां पर आयोजन किया जाएगा? नई दिल्ली के भारत मंडपम में। ठीक है, आईसीए ग्लोबल कोऑपरेटिव कॉन्फ्रेंस 2024 की बात करें तो इसकी थीम क्या है, उद्देश्य क्या है, इसकी भी बात करेंगे, लेकिन पहले यहां पर थीम समझिए। कॉपरेशन इज द फाउंडेशन ऑफ प्रॉस्पेरिटी फॉर ऑल, थीम है 2024 में आईसीए ग्लोबल कोऑपरेटिव कॉन्फ्रेंस की। ठीक है, ये जो थीम रखी गई है ना, भारत के प्रधानमंत्री का जो विजन है प्रॉस्पेरिटी थ्रू कॉपरेशन, इससे रिलेट करके बनाई गई है। अब उद्देश्य क्या है, इस कॉन्फ्रेंस को आयोजित किए जाने का उद्देश्य क्या है? तो देखिए, जो सहकारी समितियां होती है, जो सहकारी संगठन होते हैं, कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन, उनके बीच में ग्लोबल कोलैबोरेशन को बढ़ावा देना ताकि सामूहिक विकास किया जा सके समाज का। कोऑपरेटिव मूवमेंट को बढ़ावा देना और उनकी सस्टेनेबिलिटी पर यहां पर चर्चा की जाएगी। क्या क्या हर्डल है ना, कोऑपरेटिव मूवमेंट को आगे बढ़ाने में क्या क्या हर्डल है, कैसे दूर किया जा सकता है, इन पर बात की जाएगी। और जो विकासशील देश है उनमें सहकारी संगठनों की भूमिका को मजबूत करने के लिए यहां पर चर्चा की जाने वाली है। तो आपको यहां पर यह चीज भी पता होना चाहिए कि यूनाइटेड नेशन ने इसी साल 19 जून 2024 को अनाउंस किया था 78वें सत्र में पारित करते हुए कि 2025 को अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 घोषित किया जाएगा, मतलब मनाया जाएगा, घोषित हो चुका है, मनाया जाएगा। तो इंटरनेशनल कोऑपरेटिव ईयर के रूप में यूनाइटेड नेशन ने किस ईयर को रजिस्टर किया है? 2025 को। ठीक है, यहां पर आपको इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस के बारे में पता होना चाहिए, जो कि कॉन्फ्रेंस का आयोजन करवा रहा है। तो देखिए, नॉन गवर्नमेंटल कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन है जिसका उद्देश्य पूरे वर्ल्ड में जो सहकारी समितियां हैं उनको एकजुट करना। इसकी स्थापना 1995 में की गई थी और हेडक्वार्टर बेल्जियम के ब्रुसेल्स में देखने को मिलता है। सर, ये सहकारी समितियां क्या है? ये क्वेश्चन आएगा
जिनके ऊपर कॉन्फ्रेंस हो रहा है वो सहकारी समिति एक्चुअल में होती क्या है? तो देखिए, ऐसे संस्थान होते हैं जो कि लोगों के द्वारा सामूहिक रूप से स्थापित किए जाते हैं। ठीक है, इसमें गवर्नमेंट का कोई इंटरफेयर नहीं होता। नॉर्मली सामूहिक हित को ध्यान में रखते हुए लोगों के समूह के द्वारा सहकारी समिति या संगठन का गठन किया जाता है। ठीक है, ये डेमोक्रेटिक तरीके से एक साथ काम करते हैं, सभी एक बराबर होते हैं। ठीक है, और सभी मिलकर संगठन के निर्णय में भाग लेते हैं और सामूहिक रूप से जो जुड़े हुए हैं उनके विकास में योगदान देते हैं। सभी का विकास होता है जब कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन का विकास होता है। फॉर एग्जाम्पल अमूल बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन का, सहकारी समिति का या सहकारी संगठन का। एक आपको पता है अमूल दूध कंपनी है ना, मिल्क प्रोडक्ट की एक कंपनी। ये क्या करता है, छोटे किसानों से मिल्क प्रोडक्ट खरीदता है, फॉर एग्जांपल दूध। फिर दूध से अलग अलग प्रोडक्ट इसने बेचे, दूध बेचा और जो प्रॉफिट हुआ अब उसको किसानों के बीच में भी उसका प्रॉफिट बांटेगा ही। आए समझ में? तो एक साथ सबका विकास हुआ। ये होते हैं कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन। इसी के लिए जो कॉन्फ्रेंस हो रही है कहां आयोजित की जा रही है? नई दिल्ली में। 14th हॉकी इंडिया सीनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2024 का खिताब किसने जीता है? तो 14th हॉकी इंडिया सीनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2024 का खिताब जीता है 2024 में हॉकी एसोसिएशन ऑफ ओडिशा ने। और इसने फाइनल में किसको हराया? तो इसने हराया है हॉकी हरियाणा को। तो 14th हॉकी इंडिया सीनियर मेंस नेशनल चैंपियनशिप, इसकी विनर हो जाती है हॉकी एसोसिएशन ऑफ इंडिया और रनर अप हो जाती है हॉकी हरियाणा। आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा, सर विनर पता चल गई ओडिशा है, रनर अप हरियाणा है, आयोजन कहां किया गया? तो 14th हॉकी इंडिया सीनियर मेंस नेशनल चैंपियनशिप 2024 का आयोजन किया गया है तमिलनाडु के चेन्नई में। फाइनल खेला गया था तमिलनाडु के चेन्नई में, आयोजित किया गया। ठीक है ना। हॉकी एसोसिएशन ऑफ ओडिशा ने हॉकी हरियाणा को हराकर 14th हॉकी इंडिया सीनियर मेंस नेशनल चैंपियनशिप का खिताब जीता। अब यहां पर हॉकी हरियाणा रनर अप रहा, लेकिन इसी साल मार्च 2024 में जो 14th हॉकी इंडिया सीनियर विमेंस नेशनल चैंपियनशिप का जब आयोजन किया गया था ना, तो इसमें हॉकी हरियाणा विनर था, महिला टीम थी। इसने हॉकी महाराष्ट्र को हराकर, ठीक है, हॉकी हरियाणा की जो फीमेल टीम है उसने हॉकी महाराष्ट्र को हराकर 14th हॉकी इंडिया सीनियर विमेंस नेशनल चैंपियनशिप का खिताब जीता था। और अब जो मेंस नेशनल चैंपियनशिप है उसमें हॉकी हरियाणा की जो मेंस टीम है वो रनर अप रही। विनर कौन रहा? विनर रहा हॉकी एसोसिएशन ऑफ ओडिशा। ठीक है, पहली बार ही हॉकी एसोसिएशन ऑफ ओडिशा ने सीनियर मेंस नेशनल चैंपियनशिप का खिताब जीता है। पहला खिताब है ओडिशा का। ठीक है, यहां पर थोड़ा सा आपको डिस्टर्बेंस लग सकता है क्योंकि पास में हमारे नए स्टूडियो का काम चल रहा है, तो थोड़ा सा मैनेज कीजिएगा। वैसे तो शायद आपको अदर वॉइस ना आए, ठीक है, लेकिन कुछ काम चल रहा है तो हो सकता है आपको कंस्ट्रक्शन वर्क की आवाज आ जाए, है ना। तो ठीक है, थोड़ा सा कोऑपरेट कीजिए, ध्यान से सुनिए, है ना। नया स्टूडियो बन रहा है क्रेजी जी के ट्रिक का, तो उसमें थोड़ा सा डिस्टर्बेंस लगे तो आज कोऑपरेट कीजिए, है ना। इग्नोर कीजिए अदर वॉइसेस को और ध्यान से सुनिएगा जो मैं बोल रहा हूं। ठीक है, हॉकी इंडिया सीनियर मेंस नेशनल चैंपियनशिप, अगर हम इसकी बात करते हैं, ठीक है, तो इससे रंगास्वामी कप के नाम से भी जाना जाता था। 2011 से पहले हॉकी इंडिया द्वारा हॉकी इंडिया सीनियर नेशनल चैंपियनशिप के नाम से भी इसे आयोजित किया जा चुका है। तो हॉकी इंडिया सीनियर नेशनल चैंपियनशिप की बात करें, मेंस नेशनल चैंपियनशिप, तो पहले रंगास्वामी कप के नाम से जाना जाता था और 2011 में इसका नाम चेंज किया गया। ऑर्गेनाइजर कौन है? तो हॉकी इंडिया इसका आयोजन करवाता है। 13th हॉकी इंडिया सीनियर मेंस नेशनल चैंपियनशिप जो कि आखिरी बार हुई थी, उसका विनर पंजाब रहा था, पंजाब हॉकी। और अब 14th हॉकी इंडिया सीनियर मेंस नेशनल चैंपियनशिप का विनर कौन? तो ये रहा ओडिशा की जो हॉकी टीम है वो। ठीक है, चलिए आगे आ जाएं। नाम ध्यान रखना, पहले रंगास्वामी कप के नाम से जाना जाता था और 2011 में नाम बदला गया
हॉकी इंडिया के द्वारा, और नाम किया गया हॉकी इंडिया सीनियर नेशनल चैंपियनशिप। नवंबर 2024 में इसरो ने किस स्थान से अत्याधुनिक संचार उपग्रह GSAT-20 को लॉन्च किया है? तो इसरो के द्वारा GSAT-20 को लॉन्च किया गया है अमेरिका के कैप कैनवरल जो सेंटर है, अंतरिक्ष सेंटर, वहां से लॉन्च किया गया है संचार उपग्रह है GSAT-20। ठीक है, वैसे आपको पता है GSAT-20 है तो इसरो का, लेकिन इस उपग्रह को स्पेस एक्स के फॉल्कन 9 रॉकेट से लॉन्च किया गया। स्पेस एक्स एलन मस्क की कंपनी, उसके फॉल्कन 9 रॉकेट से लॉन्च किया गया है हमारे संचार उपग्रह GSAT-20 को। स्पेशली ब्रॉडबैंड सर्विस उपलब्ध करवाने के लिए इस संचार उपग्रह का यूज किया जाने वाला है। जो पैसेंजर एयरक्राफ्ट होते, ठीक है ना, उनकी उड़ान के दौरान उन्हें इंटरनेट सर्विस प्रदान की जा सके, प्रॉपर फ्रीडमली उनका इंटरनेट एक्सेस हो सके, इसीलिए इस संचार उपग्रह को लॉन्च किया गया है। GSAT-20 इसका नाम है। और लॉन्च कहां किया गया? लॉन्च किया गया है अमेरिका के कैप कैनवरल में, जो वहां का एडवांस कम्युनिकेशन सैटेलाइट, जो वहां का सैटेलाइट स्टेशन है या फिर बोल सकते हैं अंतरिक्ष स्टेशन है, वहां से हमारे GSAT-20 को लॉन्च किया गया है इसरो का, लेकिन लॉन्च किया है अमेरिका के स्पेस एक्स कंपनी की मदद से। आगे आएंगे, इसरो के बारे में आपको कैजुअली ये चीज पता होना चाहिए। इसरो भारत की एक जो अंतरिक्ष एजेंसी है इसरो, है ना, नेशनल स्पेस इंस्टीट्यूशन, भारत का एक नेशनल स्पेस इंस्टीट्यूट है। इसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 को की गई थी। तो अगर कभी क्वेश्चन ऐसा आ जाता है कि इसरो का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है, तो इसरो का स्थापना दिवस मनाया जाता है 15 अगस्त को, ठीक है ना, जो हमारा इंडिपेंडेंस डे है उसके साथ। बेंगलुरु कर्नाटक में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलता है, और एस सोमनाथ वर्तमान में इसरो के चेयरमैन के पद पर है। भारत की प्रमुख अंतरिक्ष एजेंसी है इसरो। 50वीं अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान कांग्रेस का इनॉग्रेशन किसने किया? अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान कांग्रेस, देखिए जो पुलिस प्रशासन है ना, जो पुलिस का जो इकोसिस्टम है, उसको मजबूत करने के लिए, उसको ट्रांसपेरेंट करने के लिए, और ज्यादा बोल सकते हैं टेक्नोलॉजी, है ना, पुलिस प्रशासन में टेक्नोलॉजी डेवलप हो, इन सभी मुद्दों पर चर्चा करने के लिए 50वीं अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान कांग्रेस, है ना, इसका हाल ही में आयोजन किया गया है गुजरात में। इनॉग्रेशन किसने किया? क्वेश्चन हमारा यह है, तो इनॉग्रेशन किया है भारत के जो होम मिनिस्टर है अमित शाह, उन्होंने। ठीक है, होम मिनिस्टर अमित शाह ने हाल ही में गुजरात में आयोजित अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान कांग्रेस का इनॉग्रेशन किया है। गुजरात के गांधीनगर में नवंबर 2024 में 50वीं ऑल इंडिया पुलिस साइंस कांग्रेस का आयोजन किया गया। ठीक है, होम मिनिस्टर ने इसे इनॉग्रेट किया है। आयोजन करवाने का श्रेय दिया जाता है राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी और द ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट को। उद्देश्य, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया, भारत में जो पुलिस इकोसिस्टम है, या इकोसिस्टम बोले या पुलिस सिस्टम बोले, प्रणाली बोले, पुलिस प्रणाली में सुधार के लिए नीतियां बनाना, पॉलिसीज, है ना, इसके अलावा प्रोसेस और प्रोसीजर पर विचार विमर्श करने के लिए इस सम्मेलन का आयोजन किया गया था। ऑल ओवर देखें तो पुलिस प्रशासन को टेक्नोलॉजी के माध्यम से भी समृद्ध बनाया जा सके। ऑल ओवर जो सिस्टम होता है ना पुलिस का, सूचना तंत्र हो, प्रशासन तंत्र हो, है ना, उन सभी को संयुक्त रूप से मजबूत करना, ये सभी यहां पर चर्चा के केंद्र थे। 50वां ऑल इंडिया पुलिस साइंस कांग्रेस है, ये कॉन्फ्रेंस भी बोल सकते हो, कांग्रेस भी बोलते हैं, ठीक है ना, पर कॉन्फ्रेंस से ये आयोजन कहां पर? गुजरात के गांधीनगर में, है ना। देखिए, ऑल इंडिया पुलिस साइंस कांग्रेस, इसका आयोजन स्पेशली इंडियन पुलिस डिपार्टमेंट को सशक्त करने के लिए करवाया गया है। इंडियन पुलिस डिपार्टमेंट एक प्रमुख मंच है जहां पर पुलिस फोर्स एक्सपर्ट और रिसर्चर्स एकत्रित होते हैं। ठीक है, इस कॉन्फ्रेंस में ये सभी एकत्रित होते हैं और पुलिस सिस्टम में सुधार के लिए आपस में चर्चा करते हैं। निम्न में से किस भारतीय खिलाड़ी को दुबई स्पोर्ट्स काउंसिल ने स्पोर्ट्स एम्बेसडर बनाया है? तो दुबई स्पोर्ट्स काउंसिल,
इसने अपने यहां पर या दुबई में स्पोर्ट्स को प्रमोट करने के उद्देश्य से भारत के 2 खिलाड़ियों को अपना स्पोर्ट्स एम्बेसडर बनाए हैं। कौन कौन है जानते हैं? हरभजन सिंह और सानिया मिर्जा। हरभजन सिंह बहुत ही फेमस क्रिकेटर हैं, एक्स क्रिकेटर रह चुके हैं, और सानिया मिर्जा टेनिस से संबंधित है। हरभजन सिंह और सानिया मिर्जा, ठीक है ना। तो दुबई स्पोर्ट्स काउंसिल ने फॉर्मर इंडियन क्रिकेटर हरभजन सिंह और टेनिस प्लेयर सानिया मिर्जा को अपने यहां पर स्पोर्ट्स एम्बेसडर बनाया है। दुबई में स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने के उद्देश्य से, स्पोर्ट्स को प्रमोट करने के उद्देश्य से अब हरभजन सिंह और सानिया मिर्जा मिलकर काम करने वाले हैं। हरभजन सिंह क्रिकेटर, ठीक है, और सानिया मिर्जा टेनिस प्लेयर है। सानिया मिर्जा के कुछ अवार्ड्स आपको पता होना चाहिए, जैसे खेलों में इनकी उपलब्धि के कारण सानिया मिर्जा को 2004 में अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। पद्मश्री दिया गया था 2006 में, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड दिया गया था 2015 में, और पद्म भूषण दिया जा चुका है 2016 में सानिया मिर्जा को, ठीक है। तो ये दोनों ही स्पोर्ट्स एम्बेसडर बने हैं दुबई में, सानिया मिर्जा और हरभजन सिंह। आगे चलेंगे। किस यूनियन मिनिस्ट्री ने वर्ल्ड टॉयलेट डे पर हमारा शौचालय हमारा सम्मान अभियान शुरू किया है? तो हमारा शौचालय हमारा सम्मान, इस अभियान या कैंपेन को शुरू करने का श्रेय दिया जाता है यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति को। वर्ल्ड टॉयलेट डे के अवसर पर यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ने लोगों में स्वच्छता के प्रति जागरूकता के उद्देश्य से शौचालय का यूज करें, खुले में शौचालय ना जाएं, है ना। तो इस उद्देश्य से एक कैंपेन चलाया है और इसको नाम दिया है हमारा शौचालय हमारा सम्मान कैंपेन। किसने चलाया है? यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। आपको पता है वर्ल्ड टॉयलेट डे, कल के सेशन में मैंने आपको बताया था कब मनाया जाता है। वर्ल्ड टॉयलेट डे मनाया जाता है, ऑब्जर्व किया जाता है 19 नवंबर को। उद्देश्य वही है जो कि इस कैंपेन का भी उद्देश्य, ठीक है। खुले में शौच मुक्त देश को बनाना, लोगों को इसके प्रति अवेयर करना, यह उद्देश्य वर्ल्ड टॉयलेट डे का, और इसके अलावा हमारा शौचालय हमारे सम्मान कैंपेन का, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के द्वारा हाल ही में इस कैंपेन की शुरुआत की गई, ठीक है। यहां पर आपको पता होना चाहिए वर्तमान में जल शक्ति मंत्री है CR पाटिल भारत के। नवंबर 2024 में भारत ने पहली लंबी दूरी की हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण कहां से किया? देखिए, लंबी दूरी की हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण नवंबर 2024 में इंडिया ने किया है। पहली लंबी दूरी की हाइपरसोनिक मिसाइल है, इसका ओडिशा से परीक्षण किया गया है। देखिए, जो साइंटिस्ट है ना, विशेषज्ञ, उनका मानना है कि हाइपरसोनिक मिसाइल अभी तक रशिया और चाइना के पास है। इंडिया और अमेरिका इसके निर्माण में लगे हुए हैं, तो इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। अगर बन जाती है तो हम विश्व शक्ति के रूप में आगे बढ़ेंगे धीरे धीरे, ऑब्वियस सी बात है। तो ये पहली लंबी दूरी की हाइपरसोनिक मिसाइल है जिसका परीक्षण हाल ही में ओडिशा से किया गया है। ओडिशा में जो मिसाइल टेस्टिंग रेंज है वहां से DRDO के द्वारा इसका हाल ही में परीक्षण किया गया है सफलतापूर्वक। हाइपरसोनिक मिसाइल की जो रेंज है 1500 किलोमीटर से ज्यादा है, जो अभी टेस्ट की गई है 1500 किलोमीटर से ज्यादा की इसकी रेंज है। पानी में, जल में और भूमि पर, तीनों जगह पर दुश्मन पर हमला करने में सक्षम, ठीक है। अब यहां पर जो एक वर्ड आपको प्रॉब्लम देगा ना, वो है हाइपरसोनिक, कि ये क्या होता है। हाइपरसोनिक की बात करें तो हाइपरसोनिक मिसाइल की जो स्पीड है ना, वो मैक 5 से अधिक होती, मतलब ध्वनि की चाल से 5 गुना या उससे ज्यादा होती, ठीक है। हाइपरसोनिक मिसाइल इतनी तेजी से टारगेट की तरफ बढ़ती है कि जो रडार होते हैं ना, एंटी मिसाइल सिस्टम होते हैं, वो भी ट्रैक नहीं कर पाते हैं हाइपरसोनिक मिसाइल को। तो इसकी टेस्टिंग की गई है ओडिशा में DRDO के द्वारा। अभी इनिशियल स्टेज पर है, पूरी तरीके से हमें सफलता नहीं मिली है, इनिशियल स्टेज पे, धीरे धीरे आगे और भी इसके परीक्षण किए जाएंगे, ठीक है। आगे आइए। भारत और किस देश के मध्य चेन्नई व्लादिवोस्तोक समुद्री गलियारा शुरू किया गया? तो एक मरीन कॉरिडोर बनाया गया है, चेन्नई व्लादिवोस्तोक मरीन कॉरिडोर शुरू किया गया है इंडिया और रशिया के मध्य में। किसके मध्य में? इंडिया और रूस के मध्य में,
ठीक है, यहां से आप देखेंगे तो रशिया और इंडिया में चेन्नई को ये कनेक्ट करेगा मरीन कॉरिडोर। ठीक है, अभी तक देखिए भारत और रशिया के मध्य में जो ट्रेड होता है ना शिप के थ्रू या समुद्री मार्ग से, वो नॉर्मली कहां से होता है, वेस्टर्न सी रूट, सुएज कैनाल, इनके माध्यम से किया जाता है। मुंबई से होकर सेंट पीटर्सबर्ग तक जब शिप में माल आता जाता है ना, तो टोटल उसको जो डिस्टेंस दूरी तय करनी होती है वो 8,675 समुद्री मील तक की होती। लेकिन अब चेन्नई व्लादिवोस्तोक जो मरीन कॉरिडोर बना है दोनों देशों के मध्य में, रशिया के व्लादिवोस्तोक तक जाएगा, भारत में तमिलनाडु के चेन्नई से। अब ये जो रूट है जो नया बना है दोनों देशों के मध्य में ट्रेड के लिए, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए, ये 5600 समुद्री मील लंबा है, 5600 समुद्री मील। तो देखिए कहां 8,675 समुद्री मील और 5,600 समुद्री मील, तो बहुत ज्यादा डिस्टेंस यहां पर कम हो जाती। ठीक है, तो चेन्नई व्लादिवोस्तोक मरीन कॉरिडोर इंडिया और रशिया के मध्य में डेवलप किया गया है। पहले स्वेज कैनाल से अगर हम या स्वेज नहर की तरफ से अगर ट्रेड करते थे तो 40 दिन लगते थे रशिया पहुंचने में। अब यह दूरी 24 दिन तक की हो जाएगी, 24 दिन का समय लगेगा। ठीक है, रशिया की कैपिटल मॉस्को है, व्लादिमीर पुतिन यहां के वर्तमान में प्रेसिडेंट है और रशियन रूबल यहां की ऑफिशियल करेंसी है। लास्ट क्वेश्चन, ग्लोबल सॉइल कॉन्फ्रेंस 2024 का आयोजन कहां किया गया? ग्लोबल सॉइल कॉन्फ्रेंस 2024 का आयोजन किया गया है भारत की राजधानी नई दिल्ली में। कहां पर? नई दिल्ली। भारत के जो एग्रीकल्चर मिनिस्टर है शिवराज सिंह चौहान, उन्होंने नई दिल्ली के पूसा में आयोजित ग्लोबल सॉइल कॉन्फ्रेंस 2024 को वर्चुअली माध्यम से संबोधित किया है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संबोधित किया है। ठीक है ना, देखिए ये जो कॉन्फ्रेंस है ग्लोबल सॉइल कॉन्फ्रेंस, उद्देश्य क्या है इसे आयोजित किए जाने का? तो देखिए पूरे दुनिया में सॉइल कंजर्वेशन मैनेजमेंट को बढ़ावा देना और इसके अलावा इसके स्थायी उपयोग को बढ़ावा देना। ठीक है, सॉइल कंजर्वेशन, मृदा संरक्षण के प्रति लोगों को जागरूक करना, पूरे वर्ल्ड के देशों के साथ मिलकर काम करना, उद्देश्य ग्लोबल सॉइल कॉन्फ्रेंस को आयोजित किए जाने का। अलग अलग देशों के जो सॉइल एक्सपर्ट हैं, जो वर्ल्ड के देशों के डेलीगेशन ग्रुप हैं, उन्होंने यहां पर पार्टिसिपेट किया। आयोजन किया गया नई दिल्ली में। ठीक है ना, शिवराज सिंह चौहान क्योंकि एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं सेंट्रल के, तो इन्होंने वर्चुअली माध्यम से इस कॉन्फ्रेंस को हाल ही में संबोधित किया। आयोजन नई दिल्ली के पूसा में, प्लेस नई दिल्ली याद रख लो, काम हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर देखिए 20 नवंबर 2024 के सभी करंट अफेयर को हमने डिटेल में डिस्कस कर लिया। अब हम आएंगे लास्ट डे करंट अफेयर के रिवीजन पर। देखिए नवंबर 2024 में किस भारतीय को नाइजीरिया के दूसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ नाइजर से सम्मानित किया गया? तो कौन है भाई? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 73 मिस यूनिवर्स विक्टोरिया केयर थिलविग किस देश से संबंधित है? तो यह संबंधित है डेनमार्क से, विक्टोरिया। वर्ल्ड टॉयलेट डे अभी हमने बात की, 19 नवंबर को ऑब्जर्व किया जाता है। भारतीय तीरंदाज ज्योति सुरेखा वेन्नम ने जीटी ओपन 2024 में महिलाओं की कंपाउंड स्पर्धा में कौन सा मेडल अपने नाम किया? तो इन्होंने जीता है गोल्ड मेडल। भारत के 55वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के अंतर्राष्ट्रीय जूरी का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो आशुतोष गोवारिकर। यूके के लीड्स इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट फिल्म का अवार्ड जीतने वाली पहली भारतीय फिल्म कौन सी है? द फेबल। हाल ही में सुपर टाइफून मैन यी से कौन सा देश प्रभावित हुआ? तो यह प्रभावित हुआ है फिलीपींस। पैसिफिक ओशियन में देखने को मिला है सुपर टाइफून मैन यी। किस भारतीय राज्य या यूनियन टेरिटरी में दुनिया का पहला सबसे ऊंचाई वाला पैरा स्पोर्ट्स सेंटर स्थापित किया जाएगा? तो यह है लद्दाख। नवंबर 2024 में श्रीलंका के प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ली? तो यह हो जाती है डॉक्टर हरिनी अमरसूरिया, श्रीलंका की तीसरी महिला पीएम। लास्ट क्वेश्चन था, किस अभ्यारण्य को भारत का 56th टाइगर रिजर्व घोषित किया गया?
तो यह है गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व, जो कि छत्तीसगढ़ राज्य में देखने को मिलता है, उत्तरी छत्तीसगढ़ में, है ना। तो ये सारे क्वेश्चन लास्ट सेशन में हमने डिटेल में समझे थे, यहां पर हमने रिवाइज कर लिया। अब लास्ट डे जो मैंने आपको क्वेश्चन ऑफ द डे दिए थे उनका आंसर ले लेते हैं। हाई कोर्ट की रिट जारी करने की शक्ति आर्टिकल 226 में देखने को मिलती है। भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा था आर्टिकल 32, संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, संविधान की आत्मा आर्टिकल 32। बक्सर का युद्ध लड़ा गया था 1764 में इतिहास में, ठीक है। तो ये तीनों क्वेश्चन के आंसर मिल गए। अब आज के क्वेश्चन ऑफ द डे, तानसेन का मकबरा किस राज्य में स्थित है? किस अधिनियम के माध्यम से कंपनी के व्यावसायिक अधिकारों को पूरी तरीके से समाप्त कर दिया गया था? और कुचिपुड़ी भारत के किस राज्य से संबंधित शास्त्रीय नृत्य है? तीनों क्वेश्चन के आंसर कमेंट बॉक्स में कीजिएगा। सेशन कैसा लगा ये भी बताइए। सेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मुलाकात करेंगे नेक्स्ट डे के करंट अफेयर में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।